टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी प्रोबेबिलिटी की लास्ट क्लास। इसमें कराऊंगा मैं आपको मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम कि कलर्ड बॉल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 बॉक्सेस। 4 बॉक्स हैं हमारे पास, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स। और पहले बॉक्स में इतनी ब्लैक हैं और इतनी वाइट हैं, मतलब ऐसी बॉल दे रखे हैं सारी। जो पहला बॉक्स है उसमें 3 ब्लैक हैं, 4 वाइट हैं, 5 रेड हैं और 6 ब्लू हैं। तो टोटल बॉल कितनी हो गई? 4 और 3 7 और 5 12 और 6 18। 18 बॉल टोटल बॉक्स 1 में है। जो बॉक्स 2 है उसमें 2 2 4 2 6 2 8 बॉल हैं। बॉक्स 3 में है 5 और 1 6 और 1 7 बॉल। और बॉक्स 4 में 4 3 7 और 1 8 और 5 13। ठीक है, तो इतनी बॉल दे रखी है। अब लिखा है ए बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, देन a ball is randomly drawn from the selected box, the color of the ball is black। तो ये इवेंट ई होगा, क्योंकि इसमें तो ये चीज़ तो पता है कि कोई भी बॉक्स आएगा लेकिन बॉल हमारी ब्लैक ही आनी है। ठीक है, तो हमने लगा दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स थर्ड, यानी कि E3 निकालना होगा। पहले हम निकाल लेते हैं PE1 PE2 PE3 और PE4। PE1 कितना हो गया भाई? देखो 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स की निकालने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इसलिए ये भी हो गया 1/4, ये भी हो गया 1/4 और ये भी हो गया 1/4 और ये भी हो गया। राइट, अब हम ऐसा करते हैं कि हम निकालते हैं इवेंट E। तो ले लिया मैंने ब्लैक बॉल, तो पहले निकालते हैं PE/E1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहला बैग चूज़ किया और उसमें से ब्लैक बॉल निकाली। ठीक है, तो पहले बॉल में ब्लैक कितनी है? 3 बॉल है, टोटल बॉल 18 है, तो ये हो गया 3/18। नाउ PE/E2 आप बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। यस, 2/8, क्योंकि 2 ब्लैक बॉल हैं, टोटल बॉल 8 हैं। PE/E3 कितना होगा, जल्दी बोलो फटाफट। 1/7, वेरी गुड। और PE/E4 कितना होगा? 4/13। अब मुझे निकालना है थर्ड बॉक्स की, निकालना है। इसका मतलब मुझे PE3/E निकालना है। तो बस लगा दो फॉर्मूला, अब तो रखा ही नहीं है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया। तो PE3 इंटू PE/E3 तो ऊपर आएगा और नीचे सबका समेशन आएगा PEI इंटू PE/EI। ठीक है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। PE3 कितना है? 1/4, E/E3 1/7 और नीचे आ जाएगा PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2 प्लस PE3 इंटू E/E3 प्लस E4 इंटू E/E4। अब सॉल्व तो कर लोगे? बस तो सॉल्व करना है, तो पहले काम करते हैं। 1/4 तो कॉमन लेके काट देते हैं। अब बाकी काम मैं आप पे छोड़ देता हूँ, इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये भी पहचानना है कि कौन से चैप्टर का, कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है या बेस थ्योरम है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब ये किसी चैप्टर, किसी एक्सरसाइज का ही नहीं है, एक जनरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A and B थ्रू ए डाई ऑल्टरनेटिवली टिल वन ऑफ द गेट 6 एंड विंस द गेम। पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि 2 आदमी हैं A और B, तो पहले A थ्रो करेगा डाई, फिर B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा, फिर A करेगा, फिर B करेगा, लेकिन जिसका भी पहली बार में 6 आ गया वो गेम जीत जाएगा और गेम ख़त्म। ठीक है, तो हम निकालनी है रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ विनिंग A, मतलब A की भी और B की भी। तो पहले सिस्टम बनाते हैं। पहले A ने फेंका और फिर B ने फेंका, राइट। अच्छा, 6 आने की प्रोबेबिलिटी पता कितनी होती है? ये तो पता ही होगा आपको सबको, 1/6 होती है। और 6 ना आने की क्या होती है? वो होती है 5/6। ठीक है, अच्छा आप सोचो कि A कब जीतेगा। मैं बताता हूँ A कब जीतेगा। मान लीजिए A ने गेम स्टार्ट किया और A का 6 आ गया, तो A जीत गया और गेम हो गया ख़त्म। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि A जब जीते तो वो तब जीते जब सेकंड टाइम में 6 आए, है कि नहीं? तो इसलिए
ए फेंकेगा, ए का 6 नहीं आएगा, फिर बी फेंकेगा, बी का 6 नहीं आएगा, फिर ए का 6 आ जाएगा। इट मीन्स ए जीता मेरा सेकेंड राउंड में। इसी तरह से हो सकता है ए थर्ड राउंड में जीते। तो हमारी जो पी ए बनेगी वो कैसे बनेगी, वो बनेगी, सपोज करो ए का 6 आ गया 1/6 प्लस इसलिए लगा रहा हूँ या है, या तो पहली बार में 6 आ जाएगा। अच्छा, पहले बार नहीं आएगा तो ए का नहीं आएगा, बी का नहीं आएगा, सी का आ जाएगा, मतलब ए का आ जाएगा। ये ए है, ए का आ गया था, ये ए है, ये बी है, फिर ये ए है। इसी तरह से प्लस करेंगे। अब थर्ड टाइम में अगर 6 आएगा तो क्या होगा, ये आएगा, पहले ए का आएगा, मतलब ए का नहीं आएगा, फिर बी का नहीं आएगा, फिर ए का नहीं आएगा, फिर बी का नहीं आएगा, और फिर ए का आ जाएगा। मैं हमेशा ए पे ही क्यों ख़त्म कर रहा हूँ पता है? क्योंकि मुझे ए को जिताना है। ए को जिताना क्यों है? क्योंकि मैं ए वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गई, ऐसे गेम चलता रहेगा, क्या पता हमारा कल तक भी 6 ना आए, ऐसा तो हो सकता है ना। तो ये हुई ए के आने की प्रोबेबिलिटी। इसमें लगेगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी, और ये फॉर्मूला होता है a/1 - r। ए होता है, ये क्या होता है, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म और r होती है कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म तो इसकी 1/6 हो गई, तो पी ए जो आ गया वो आ गया a/1 - r। ए हो गया 1/6, और r निकालते हैं सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म से। तो ये हो जाएगा 1 - r हो जाएगा 25/36। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया 1/6। अच्छा जी, ये आ गया मेरा 11/25। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25/11। तो मेरा आंसर आ गया 25/66। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है? अच्छा, मैंने मिस्टेक कर दी एक, यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 36 आएगा, तो ये 6 आ गया, तो ये आ गया 6/11। ठीक है। अच्छा, अब आपको बी की निकालनी है। तो बी के लिए क्या करेंगे हम, दो ऑप्शन आपके पास, या तो कर दो 1 - पी ए, क्योंकि दो ही खिलाड़ी हैं, ए है और बी है, या तो ए जीतेगा या बी जीतेगा। या आप अलग से भी निकाल सकते हो। अलग से कैसे? अलग से ऐसे कि जब मैं पी बी निकालूंगा तो मैं ऐसा करता हूँ कि अब बी को जिताना है मुझे। अब सोचो बी कैसे जीतेगा। पहली बार में ए का नहीं आएगा तो 5/6, और फिर बी फेंकेगा, बी का आ जाएगा। ये फर्स्ट टाइम में बी जीत गया। हो सकता है बी भी फर्स्ट टाइम में ना जीते, तो ए का नहीं आएगा, बी का भी नहीं आएगा, ए का भी नहीं आएगा, देन बी का आ जाएगा। तो अब मैं देखो बी को जिता रहा हूँ। यहाँ पे ए है, ये भी है, बी का आ गया, यहाँ पे ए बी बी का आ गया, ऐसे चलता रहेगा। तो ये लगाते हैं, इसमें भी इनफाइनाइट जीपी, a/1 - r। ए हो गया इसमें 5/36 और r हो गया 1 - 25/36। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 5/36 अपॉन 11/36, तो मेरा 5/11 आ जाएगा। और आपको दिख रहा होगा कि आप चाहते तो 1 - pb, मतलब 1 - pa से भी निकाल सकते थे, 1 - 6/11, ये भी 5/11 आ जाता। बात समझ आती है? क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। क्वेश्चन है, अ मशीन इज करेक्टली सेटअप, इट प्रोड्यूस 90% एक्सेप्टेबल आइटम। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप, इट प्रोड्यूस 40% आइटम। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस शोज दैट 80% ऑफ मशीन सेटअप वर्क करेक्टली। इफ after a certain setup the machine produces 2 acceptable item, find the probability that machine is correctly set up। तो ये भी बेस थ्योरम क्वेश्चन हो गया। इसमें पहले इवेंट मान लेते हैं, इवेंट E1 मानते हैं करेक्टली सेटअप, और E2 मानते हैं नॉट करेक्टली सेटअप। ठीक है। इवेंट E मानते हैं 2 एक्सेप्टेबल आइटम, 2 एक्सेप्टेबल आइटम। ठीक है। तो पहले PE1 दे रखा है, वो हमें दे रखा है, PE1 है हमारे पास, लिखा है क्वेश्चन में, फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस 80% मशीन का करेक्टली सेटअप होता है। तो PE1 हो गया 80/100 और PE2 हो गया 20/100।
अब ई बाई ई वन की बात कर लेते हैं। ई बाई ई वन का मतलब होगा कि मशीन तो करेक्टली सेटअप हुई और उसने 2 आइटम निकाले एक्सेप्टेबल। तो 2 आइटम का मतलब क्या हुआ इसमें, तो मुझे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 90% आइटम एक्सेप्टेबल होता है तो यह आ जाएगा 90/100 इंटू 90/100। ये इस क्वेश्चन का मेन थीम है, क्योंकि हमें 2 आइटम निकालने हैं तो इसलिए मुझे दोनों आइटम के निकालने के लिए दोनों की मल्टीप्लाई 2 बार करनी पड़ेगी। इसी तरह जब मैं ई बाई ई टू निकालूंगा तब भी मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि वो भी आइटम हैं 2। तो ये 40% है तो 40/100 इंटू 40/100। अब आइटम तो निकल गए, मशीन वॉज करेक्टली सेटअप ये निकालना है और मैंने E1 माना हुआ है तो मुझे बेसिकली PE1 बाई ई निकालना है। तो PE1 एज इट इज़ 80/100, E बाई E1 90/100 इंटू 90/100 अपॉन PE2 20/100। यहाँ पे तो E1 ही आएगा, अभी तो पहले E1 लेते हैं बाद में E2 लेंगे। तो 80/100 इंटू 90/100 इंटू 90/100 प्लस 20/100 इंटू 40/100 इंटू 40/100। मैंने आपको पहले मना किया था ना, काटना पीटना नहीं है। अब काटेंगे ना, देखो ये पूरा कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो भी कट गई, कितना आसान हो गया। देखो हमारा आ गया 8 इंटू 9 इंटू 9 अपॉन 8 इंटू 9 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 4। और हम और भी कुछ काट सकते हैं, आप चाहो तो 8 कॉमन लेके काट सकते हो। तो मैंने 8 भी काट दिया, 8 8 और 8। कितना आसान हो गया। देखो अब ये हो गया 81 और ये हो गया 81 प्लस 4, तो 81/85 आंसर आ गया, है ना। अगर आप उसे यहीं पे काट देते तो हो सकता है आपको सॉल्यूशन में दिक्कत आती। तो मैंने पहले भी कहा था जब भी बेस टर्म निकालना हो तो सबसे लास्ट में काटिए, आसान पड़ता है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है। सपोज दैट 5% ऑफ द मैन एंड 25% ऑफ द वुमेन हैव ग्रे हेयर। मतलब मैन में 5% और वुमेन में 0.25% है। ए ग्रे हेयर्ड person is selected at random, what is the probability that the person being a male। ठीक है, assume that there are equal number of males and females। तो देखो ये भी बेस्ड थ्योरम क्वेश्चन है। इसमें इवेंट E1 होगा कि मैंने मेल्स माने और इवेंट E2 होगा मैंने फीमेल्स माने। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैंने आपसे कहा था कि एक इवेंट कॉमन होता है ना। तो इसमें लिखा है ना एक ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड, मतलब जो हमने सेलेक्ट किया उसके ग्रे हेयर तो थे ही, तो वो हमारा इवेंट E हो गया। इवेंट E हो गया ग्रे हेयर पर्सन। ठीक है, तो PE1 निकाल लेते हैं पहले। मेल उसने लिखा है इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स हैं, तो PE1 1/2 हो गया, PE2 भी 1/2 हो गया। अब PE बाई E1 की बात कर लेते हैं। PE बाई 1 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैंने मैन को सेलेक्ट किया और उसके ग्रे हेयर है तो दे रखा है 5%, तो ये हो गया सीधा सीधा 5/100। और PE बाई E2 ये भी हो गया मेरा 0.25/100 और मुझे निकालना है फीमेल निकालना है, नहीं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 20% इन मेल निकालना है मुझे। तो मतलब मुझे PE1 बाई ई निकालना है, क्योंकि मैंने E1 को मेल माना है। तो PE1 इंटू E बाई E1 अपॉन PE1 इंटू E बाई E1 प्लस PE2 इंटू E बाई E2। अब देखो फिर मैं काट रहा हूँ, ये तो कट गए, ये कट गए, ये कट गए, ये कट गए। कितना आसान हो जाता है, 5/5 प्लस 0.25, 5/5.25, ये मेरा आंसर आ गया। आसान पड़ता है इससे अगर आप ना काटे तो। चलिए जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन पक्का आता है। अभी मैं एक क्लास और लेनी है मुझे जिसमें केवल केस स्टडी डिस्कस की जाएगी। वो बाद मैंने आपसे लास्ट क्लास में बताया था। मैंने सोचा कि पहले इस NCERT से पूरा चैप्टर पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम केस स्टडी लेंगे। ऑलराइट, चलिए बढ़िया। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा है एज्यूम दैट अ चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग एन हार्ट अटैक इज़ 40%। एक आदमी के हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं 40%। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेशेंट बाई 30% एंड प्रेस्क्रिप्शन ड्रग reduce the chances by 25%. At a time patient can choose any one of these equal to probabilities. If it is given that after going through one of the two options patient selected at random suffers a heart attack, find the probability that the patient followed a course of meditation and yoga। मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझाता हूँ। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है वो कि एक हेल्दी आदमी को हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं 40%। ठीक, इससे बचने के लिए वो 2 काम करेगा, या तो मेडिटेशन करेगा या वो ड्रग लेगा। ठीक है, अच्छा अब
उनमें से दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मतलब वो मेडिटेशन भी कर सकता है इक्वली और ड्रग भी ले सकता है। जब उसने ये काम कर लिया तो एक पेशेंट सेलेक्ट किया गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, तो बताओ प्रोबेबिलिटी कि उसने मेडिटेशन किया था। तो सबसे पहले इवेंट ई ढूंढना होता है हमें, तो सबसे कॉमन क्या है, उसको हार्ट अटैक आ गया, इसका मतलब इवेंट ई हो गया, ही गेट्स अ हार्ट अटैक। ठीक है जी। इवेंट E1 हुआ, उसने मेडिटेशन किया, और इवेंट E2 हुआ, उसने ड्रग लिया। अब PE1 कर लेते हैं। PE1 का मतलब हुआ ड्रग लेना, उसने कहा इक्वल प्रोबेबिलिटीज है, तो 1/2 हो गया, और PE2 भी 1/2 हो गया। अब E/E1 की बात कर लेते हैं। PE1 का मतलब क्या हुआ? PE1 का मतलब ये हुआ कि उसने योगा किया और उसके बाद भी उसे हार्ट अटैक हो गया। तो ये बहुत टेक्निकल चीज़ है। स्टार्टिंग में जो थी हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी थी 40%, और जब वो योगा या मेडिटेशन करता है तो उसका रिड्यूस हो जाता है 30% से। इसका मतलब पहले 40% था, अब उसमें से 30% कम हो गया। यहाँ बच्चे गलती कर लेते हैं, PE/2 क्यों लिख देते हैं केवल 30/100, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि 30 नहीं है। उन्होंने कहा पहले 40% था और 40% का 30% कम हो गया। इट मीन्स 40 माइनस 30% ऑफ 40, और होल परसेंटेज यहाँ आएगी, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 12/100, यानी कि 28/100। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसने, देखो पता क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, उसने शब्द लिखा है बाई। मैं कह रहा हूँ कि मेरे चांसेस पहले 40% थे, अब वो 30% से कम हो गए, तो बाई आएगा। मैं अगर यहाँ पे होता 2, तब मैं यहाँ पे 30 ही लेता। ठीक है। अच्छा, E/U2 का आ जाओ, गैस कर लो क्या होगा। इसमें कितना परसेंट कम हुआ है? इसमें कम हुआ है 25%, तो ये आएगा 40 माइनस 25% ऑफ 40 होल अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10/100, यानी कि 30/100। बस अब तो मुझे पता है, मुझे निकालना है मेडिटेशन नहीं होगा, मतलब E1 निकालना है, तो मुझे E1/E निकालना है। तो उस फॉर्मूला लगा दो सीधा, PE1 इंटू E/E1 अपॉन PE1 इंटू E/E1 प्लस PE2 इंटू E/E2। इससे सॉल्व करेंगे, फिर काटेंगे, ये पूरा कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 28/58 से काट लो 14/29। ठीक है, समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। लिखा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that individual entries of determinant are chosen independently, which being assume the probability is 1/2। चलिए जी, तो पहले लेते हैं हम सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मैंने ये ले लिया। पहले निकालते हैं टोटल कितने बनेंगे। ऐसा भाई 0 1 की बात कर रहे हैं, तो ये 1/2 प्रोबेबिलिटी दे रखा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो। ये चार बॉक्स भरने हैं मुझे, और इंडिपेंडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PE1 1/2, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये आ गए टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं, मुझे लाना है पॉजिटिव। तो सोचो पॉजिटिव कब आएगा। आपको पता है जब भी डिटरमिनेंट निकालते हैं तो पहले ये इंटू ये करते हैं, फिर ये इंटू ये करते हैं। तो अगर मुझे पॉजिटिव लाना है और एलिमेंट या तो 0 है या 1 है, तो जो पॉजिटिव आएगा वो केवल 1 ही आएगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होता, -1 पॉजिटिव नहीं होता, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा तो 1 तो आ सकता है। अब देखो पॉजिटिव कैसे आएगा, मुझे ये 1 लाना है मल्टीप्लाई करके, और इसको मुझे 0 लाना, और कोई तरीका नहीं है। अब ये 1 कैसे आ सकता है? ये 1 तो केवल 1 और 1 से आ सकता है, बस, और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं ये 0 कब आ सकता है। इसके कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं इसके। पहला कि ये 0 हो जाए और ये 1 हो जाए, दूसरा ये 1 0 हो जाए, ये 1 हो जाए, तीसरा दोनों ही 0 हो जाए। ठीक है, तो ये केवल 3 ऐसे हैं जो पॉजिटिव होगी, जिनकी वैल्यू, और कोई पॉजिटिव नहीं होगी। टोटल 16 हैं, तो मेरा आंसर आ गया 3/16। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली 2 सिस्टम्स हैं A एंड B, इसमें लिखा है PA फेल्स, तो ये PA मान लिया। अब देखो यहाँ लिखा है PB फेल्स अलोन, मतलब B अकेला हुआ, A नहीं हुआ, तो इसका मतलब होता है P
बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.15। तो इसका मतलब ये हो गया, और इसका मतलब ए एंड बी फेल दोनों, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी ये मुझे दे रखा है 0.15। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वैल्यू ये यहाँ पुट कर देते हैं, तो मेरा पी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी बी माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.15, तो पी बी की वैल्यू आ गई, इनको ऐड कर दिया 0.30। चलिए जी आगे क्या पूछ रहा है वो, लिखा है पी ए फेल्स अपॉन पी बी हैज़ फेल्स, यानी कि मुझे निकालना है पी ए अपॉन बी। इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। मेरे पास दोनों वैल्यू हैं, पी इंटरसेक्शन बी है 0.15 और पी बी है 0.30, आंसर आ गया 1/2। ठीक है। दूसरा है पी बी ए फेल्स अलोन, जैसे बी फेल्स अलोन था तो पी ए फेल्स अलोन का मतलब होगा ए फेल्स अलोन, इसका मतलब होगा पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए तो फेल होगा लेकिन बी फेल नहीं होगा। इसका फॉर्मूला बना देंगे पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका वैल्यू पता है मुझे, पी ए की वैल्यू मुझे पता है 0.2 और इसकी पता है 0.15, तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.05। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बस अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, आखिरी क्वेश्चन मिसलेनियस का। ये लिखा है ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल। अच्छा, एक बैग है जिसमें 3 तो रेड हैं और 4 ब्लैक हैं। दूसरा बैग है जिसमें 4 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं। लिखा है 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू, मतलब मैंने एक बॉल बैग 1 से बैग 2 में डाल दी, फिर मैंने एक बैग 2 से बॉल निकाली और वो बॉल रेड थी। बताओ प्रोबेबिलिटी कि ट्रांसफर्ड बॉल इज़ ब्लैक। तो ये जो रेड थी ये मेरा इवेंट ई हो गया, और E1 मैंने जो क्वेश्चन समझाता हूँ क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने यहाँ से एक बॉल यहाँ ट्रांसफ़र कर दी और फिर मैंने यहाँ से एक बॉल निकाली, वो रेड थी। बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो ट्रांसफर्ड बॉल थी ये ब्लैक थी। तो मैंने E1 माना, पहली बॉल जो ट्रांसफ़र की वो रेड थी, फर्स्ट रेड, और E2 माना मैंने फर्स्ट ब्लैक। अच्छा, इवेंट ई मान लिया कि रेड बॉल निकाली सेकेंड वाली, तो पी ई बाई E1, पहले पी E1 निकाल लेते हैं ना, बाद में निकालेंगे ई बाई E1, तो पहले पी E1 निकाल लेते हैं। रेड बॉल फर्स्ट बॉल करेंगे तो रेड 3 है तो 3/7, और पी E2 निकालेंगे 4/7, क्योंकि 7 ब्लैक बॉल है। अच्छा जी, अब ई बाई E1 की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूँ मैं। ई बाई E1 का मतलब ये हुआ कि पहली बॉल तो मैंने रेड ट्रांसफ़र करी, जब मैंने रेड ट्रांसफ़र कर दी तो रेड कितनी हो जाएंगी, रेड हो जाएंगी 5 और ब्लैक भी 5 रहेंगी। तब मुझे रेड निकालनी है एक बॉल, तो मैं निकालूंगा 5/10। ठीक है। अब ई बाई E2 की बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आराम से सुनिएगा। इसमें किसका मतलब है, मैंने पहली बॉल ब्लैक ट्रांसफ़र करी, तो अगर ब्लैक ट्रांसफ़र करी तो ये पहले हटा देते हैं, ये ट्रांसफ़र ख़त्म हो गई। अच्छा, अब क्या होगा, जब मैंने ब्लैक ट्रांसफ़र करी तो ब्लैक में 1 ऐड हो गई, तो ब्लैक हो गई 6, रेड हो गई 4, लेकिन मुझे तो रेड निकालनी है, तो हो जाएगी 4/10। बस अब मुझे निकालना है, फर्स्ट बॉल इज़ ब्लैक कह रहा है, वो ब्लैक माना मैंने सेकंड वाला, तो पी E2 बाई E निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देंगे पी E2 इंटू E बाई E2 अपॉन पी E1 इंटू E बाई E1 प्लस पी E2 इंटू E बाई E2। देखो फिर वही हुआ, ये पूरा कट गया, तो ऊपर आ गया 16, ये आ गया 15, ये आ गया 16, तो मेरा आंसर आ गया 16/31। ठीक है जी। तो आपके एनसीईआरटी से ऑलमोस्ट प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे करा दूँगा आपको जो एक तो अच्छे क्वेश्चंस हैं, और मैं कुछ केस स्टडी ढूंढ के मुआ कराऊँगा अगली वीडियो में। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।